हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90% नॉर्मी। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड का। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी 1973 में गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बनाई थी। ये एक होल्डिंग कंपनी भी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। तो मैं पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा। ये अभी फ़िलहाल बहुत सारे केमिकल्स बनाती है। ये आप यहाँ पे देखिए, ये 10 चीज़ें लिखी हुई है। ये 10 बिजनेसेस में डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग ग्रुप्स में। तो अभी फ़िलहाल ये कॉस्टिक सोडा की इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वडोदरा और दहेज में। दहेज वो शादी वाला नहीं, वो मैं कोई इलीगल प्रैक्टिस प्रमोट नहीं करता अपने चैनल पे। तो इसके विंड और सोलर पावर प्लांट है। बेसिकली मैं देखता हूँ केमिकल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में सब विंड और सोलर पावर प्लांट्स रखते ही हैं, क्योंकि इनको पावर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो कॉस्ट कटिंग हो जाता है पावर प्लांट अपना खुद का रखने से। तो इसके विंड और सोलर पावर प्लांट है। इसके ग्लोबल प्रेजेंस है, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में, सार्क कंट्रीज़ में। तो ये ग्लोबली भी एक्सपेंडेड है। ये मैं आपको सबसे पहले इसके बेसिक में बता दूंगा कि ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, इतने सारे केमिकल्स किस लिए बनाती है। इसको डायरेक्ट मैं तो ख़रीदता नहीं हूँ ये सब केमिकल्स, तो ये बाकी आगे के प्रोडक्शन में काम आता है। टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, फार्मा, रेफ्रिजरेटर, गैस, आप जो बोलिए जिसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, सब में ये काम आता है। और मैं देख रहा हूँ ये कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रही है। आप इसका प्लांट देखिए, इसके 2 प्लांट है, जैसा मैं आपको बताया, बड़ौदा और दहेज कॉम्प्लेक्स। इतने सुंदर सुंदर फोटोज़ देखने को मिल रहे हैं मुझे, मन कर रहा है इसी कंपनी में काम करना। तो कंपनी के बारे में अगर मैं दिखाऊं तो इसके होल्डिंग, जैसा मैं आपको बताया था शुरुआत में, होल्डिंग्स आप देखिए, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ की होल्डिंग दिखा रहा है। अनलिस्टेड कंपनीज़ और सारी लिस्टेड कंपनीज़ की सारी होल्डिंग्स मिलाकर इसका टोटल होल्डिंग्स का जो अमाउंट है वो 1000 करोड़ का है। हाँ, आपने गलत नहीं सुना है, 1000 करोड़ का होल्डिंग है सिर्फ इस कंपनी का। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, इसने बहुत सारी अलग अलग गुजरात गवर्नमेंट की कंपनीज़ में होल्डिंग रखी हुई है। तो कंपनी के बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है। ये मुझे नहीं पता है, मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा हूँ नहीं, बुलिश रिवर्सल क्या होता है। ये लो डेप्ट है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर प्लेट 0 है। वीकनेस में आपको दिखाऊंगा तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। चलिए वो तो हम देख लेंगे, वो हम एनालिसिस करते टाइम देखेंगे। आइए अब अपने सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, इसके फिगर्स के ऊपर। तो एज ऑन 27 अगस्त 2020, 12:22 हो रहा है मैं रिकॉर्डिंग जब कर रहा हूँ, तो इसका 2479 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस है इसका 337 रुपीज़, जो कि इसका बुक वैल्यू है 626 रुपीज़। तो आपको ये स्टॉक लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रेट में मिल रहा है, लगभग आधे रेट में मिल रहा है आपको ये। इसका 52 वीक हाई है 487 रुपीज़ और 52 वीक लो 165 रुपीज़। डिविडेंड ईल्ड आप देखिए 2.37% का डिविडेंड है, तो मतलब अच्छा डिविडेंड ईल्ड देती है कंपनी। सेल्स ग्रोथ इसने पिछले 3 सालों में 9.59% बढ़ाया। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.48, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.90, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। आप देखिए ये ऐसा रैली किया है स्टॉक ने शुरुआत से लेकर अभी तक। तो इसके प्रोज हम पढ़े थे, डेप्थ नहीं है, वर्चुअली डेप्थ भी, और बस कौन सी यही है कि इसने उतना रिटर्न्स नहीं दे पाया है जितना इसका फंडामेंटल्स है। पिछले 4 क्वार्टर, या आप यहाँ से देखिए, ये 4 क्वार्टर इसके थोड़े से ख़राब रहे हैं, डी ग्रोथ हुआ है कंपनी का। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाऊंगा तो सेल्स ग्रोथ आप देखिए कितना बढ़िया बढ़ाया है। कई बार इसने डबल डिजिट में भी पार किया है, डबल डिजिट में भी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया है। तो इसका मटेरियल कॉस्ट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये 2 कॉस्ट जो है इसके बहुत ज़्यादा रहते हैं, मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल खरीदना रहता है केमिकल्स के लिए। ये खुद के रॉ मटेरियल्स नहीं बनाती है, तो रॉ मटेरियल्स का इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जैसा कि ये हाई कैपिटल इंडस्ट्री है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी इसका कुछ ज़्यादा ही निकल जाता है, और अदर कॉस्ट भी रहते हैं। तो शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम निकलता होगा, नहीं, डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलता है इस कंपनी का। पिछले साल का देखूँ तो 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकला है, इससे पहले 35% तक चले जाता। तो अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालती है कंपनी। अदर इनकम कंपनी की मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसका मतलब आगे की बैलेंस शीट में मुझे एसेट्स देखने को मिलेंगे इन्वेस्टमेंट्स में। इंटरेस्ट में मैं ये दिखाऊंगा आपको, हाँ, इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। डेप्रिसिएशन, हाई कैपिटल ग्रोथ, हाई कैपिटल इंडस्ट्री, तो डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकल जाता है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक निकल जाता है। डिविडेंड तो कंसिस्टेंटली कंपनी देती ही है।
हाँ, अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा। शेयर कैपिटल इसने डाइल्यूट नहीं किया है, बहुत कम डाइल्यूशन किया है शेयर, नहीं इसने किया ही नहीं है, डाइल्यूशन किया है शेयर कैपिटल का, शुरू से वैसा ही है। रिजर्व्स इसके कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, यहाँ भी हमें एक और पॉजिटिव पॉइंट मिला। बोरोइंग्स इसके कम हुए हैं, तो यहाँ मुझे एक और पॉजिटिव पॉइंट मिला। 353 तक जा चुके थे, अभी 3 सालों से लगातार इसने बोरोइंग्स कम किया है, अभी शायद इसने और कम कर दिया, ये मार्च 2020 ईयर्स का दिखा रहा है। अदर लाइबिलिटीज़, हाँ ये काम कर रही हैं। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, अब देखिए इसमें कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में हर साल थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डाला है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी इन्वेस्ट करती है तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, अच्छी बात है। और बाकी ये लोन्स एंड एडवांसेस आप देख लीजिए, लोन्स एंड एडवांसेस जो ये हैं, ये कंपनी देती है लोन्स एंड एडवांसेस, इसीलिए इसका अदर इनकम थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है। मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाऊंगा तो हाँ, इसके बहुत अच्छे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकलते हैं, काफ़ी अच्छे निकल जाते हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हाँ, जैसा कि मुझे लगा था, ये कंपनी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ करती है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस भी इसका है, बहुत ज़्यादा है, मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट परचेज़, हाँ इन्वेस्टमेंट भी परचेज़ करती है, और अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में बाकी सब निकल जाता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मैं आपको दिखाऊं तो रीपेमेंट और बोरोइंग्स, आप देखिए कितनी ज़्यादा रीपेमेंट करी है, और प्रोसीड्स कितना कम है। इंटरेस्ट पे करती है कंपनी क्योंकि इसने डेब्ट तो लिया है थोड़ा ज़्यादा, अभी तो फ़िलहाल कम है। डिविडेंड आप देखिए, इसने हर साल डिविडेंड दिया है, एकदम कंसिस्टेंट। यहाँ पे 30 तक देती थी, फिर 40 और फिर 60, और पिछले साल तो 70 करोड़ डाल देती है कंपनी डिविडेंड में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है इस स्टॉक के बारे में। प्रमोटर, हाँ अब मैं इसका थर्ड पॉइंट पे चलूँगा, मैनेजमेंट एनालिसिस पे। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ने कंपनी को बनाया है, तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये सब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की कंपनीज़ हैं, प्रमोटर्स में सारी। और आपको बता दूँ, ये मैनेजमेंट एनालिसिस करने का ज़्यादा मुझे पॉइंट मिला नहीं है। हाँ, FIIs ने अपना स्टेक कम किया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ये लगातार कम करते जा रही है पिछले 4-5 क्वार्टर से, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टेक कम किया और बढ़ाया भी है, तो उस पर कन्फ्यूजन है। और पब्लिक शेयर, हाँ मुझे बस 2 नाम देखने को मिले थे। ये लोक प्रकाशन लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है जो होल्डिंग वगैरह रखती है बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी से, तो ये हैं उनके डायरेक्टर्स, आप देख सकते हैं। लोक प्रकाशन लिमिटेड की ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। और अब मैं आपको दिखाऊं तो श्रेयांश शांतिलाल शाह, ये एक इन्वेस्टर लगते हैं मुझे, जो कि गुजरात अल्कलाइज, गुजरात क्रेडिट कॉर्प और TN ये प्रोडक्शन में अपना स्टेक रखे हुए हैं। तो बस ये 2 नाम मुझे देखने को मिले थे, और अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के। तो इसमें मुझे ज़्यादा मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए कोई पॉइंट मिला नहीं था, तो अब मैं PSU टाइप की कंपनी का क्या ही मैनेजमेंट एनालिसिस करूँगा। अब अगर मैं इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस करूँ तो इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की इंडस्ट्री, फ़िलहाल तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है केमिकल्स को, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो अभी चाइना के खिलाफ सेंटिमेंट्स थोड़े हाई हैं, और अभी मौका है इंडिया के पास इस सेक्टर में ग्रो करने का, खुद की इंडस्ट्रीज लगा के खुद का फ़ायदा करने का। और अगर मैं आपको दिखाऊँ कि केमिकल सेक्टर में क्लोर एल्कलाई, ये इंडस्ट्री है, क्लोर एल्कलाई सोडा ऐश वाली सेक्टर में ये मार्केट लीडर है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। अगर ये नंबर 1 पे है और नंबर 2 से लेकर नंबर 6 तक मैं सारे कंपनी का मार्केट कैप मिला भी दूँ तो उसके बाद भी इसका आधा मार्केट कैप नहीं बन पाता है गुजरात एल्कलाइज का। तो आप, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टॉक है। तो मैं एक पॉइंट आपको कंपनी के बारे में बताना भूल गया, इसका बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसका लोकेशन बहुत बेहतरीन है। ये अपना जो लोकेशन रखी है बड़ौदा कॉम्प्लेक्स और ये दहेज कॉम्प्लेक्स में, इसमें इसके पास वाटर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत एक्सेसिबल नेटवर्क है, क्योंकि गुजरात एकदम वाटर से, समुद्र से लगा हुआ ही है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लैंड, इसका हाईवे आसपास, दोनों प्लांट के आसपास बने हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ये रेलवे से भी कनेक्टेड है। फ़ोटोज़ में शायद देखने को नहीं मिलेगा, हाँ फोटोज़ में हमें देखने को नहीं मिलेगा,
तो ये तीनों लोकेशन से भी लेस है, तो ये भी एक और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला था। अब अगर मुझे इस स्टॉक के बारे में ओपिनियन देना होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। काफ़ी फंडामेंटल्स इसके तगड़े लग रहे हैं और इसके फंडामेंटल्स एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहे हैं। कई फंडामेंटल्स मुझे देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं लेकिन वो नेगेटिव ट्रेंड में जाते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक दिख रहा है मुझे जिसने बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और बहुत हाई डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक ठाक डिविडेंड दिया है, ठीक ठाक रिटर्न्स दिया है। लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक ग्रो करने वाला है और थोड़ा अच्छा रिटर्न्स, अच्छा डिविडेंड फ्यूचर में दे सकता है। तो अब अगर मैं इसको अपने 5 स्टार एनालिसिस पे रेटिंग करूं तो मैं कंपनी को दूंगा 0.75 स्टार्स, फिगर्स को दूंगा मैं 1 स्टार, क्योंकि इतने अच्छे फिगर्स देखने को मिले मुझे और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है और ज़्यादा अच्छे फिगर्स होंगे, इसलिए मैं 1 स्टार दे रहा हूँ। मैनेजमेंट एनालिसिस में ज़्यादा करने को था नहीं और ठीक ठाक मैनेजमेंट एनालिसिस लग रहा था, इसलिए मैंने 0.75 स्टार दिया। इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में 0.75 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ फिक्स नहीं है, ग्रोथ हो भी सकती है इंडस्ट्री की, नहीं भी हो सकती है। अगर मुझे ओपिनियन बाय सेल होल्ड में मैं सीधा इसको बाय का इंडिकेशन देता हूँ और सीधा मैं इसको 1 स्टार दूंगा। तो ओवरऑल हमारा 4.25 स्टार्स आ रहा है आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। आप अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं उनको शेयर करिए, उनको बताइए कितना अच्छा स्टॉक है ये। मैं ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए और कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।